नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम भारत का बजट। अब से थोड़ी देर पहले देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है और बजट को लेकर शेयर बाजार में भारी उछाल आया है। इंडस्ट्रीज को भी लग रहा है कि बजट काफ़ी अच्छा है। इनकम टैक्स में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। इसी बजट पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं राजेंद्र आर्य, कांग्रेस नेता, आपका स्वागत है। RP विजय साहब है, भारतीय जनता पार्टी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों से चर्चा करेंगे। उससे पहले चलते हैं हम बीजेपी कार्यालय, जहां पर हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका हमसे जुड़ गए हैं। पिंटू सिंह नरूका से जानेंगे कि जो बजट पेश किया गया है, बजट जो आया है, उसके बाद वहां जो मौजूद लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, वो किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं। पिंटू, मैं जानना चाहूँगा दर्शकों की क्या प्रतिक्रिया है यहाँ के लोगों की, वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं, उनको क्या लगता है जो बजट पेश किया गया है उससे कहीं न कहीं उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही है। जो उम्मीदों का बजट माना जा रहा था कोरोना काल के बाद में, वो उम्मीदें उनकी कितनी पूरी होती हुई नजर आ रही है। देखिए नीरज, इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा मुख्यालय में, जहां पर सुबह से ही तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो लोग यहां पर आते हैं, जो नेता हैं, वो सुबह से लगातार बजट को लाइव देख रहे थे। और बजट की क्या कुछ खूबियां हैं, क्या विशेषता रही है, किन लोगों को ज्यादा फायदा मिला है और इस जो बजट है वो अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से गति देगा, किस प्रकार से लोगों को रोजगार देगा, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो सुबह से लगातार इस बजट को देख रहे थे। काफी उम्मीदों वाला बजट था अशोक जी। लोगों को उम्मीद थी कोरोना काल के बाद में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, एक जो रोजगार का बड़ा मुद्दा है, उन तमाम चीजों को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि बजट आएगा तो एक राहत मिलेगी, क्योंकि काफी कुछ झेलने को पड़ा है लोगों को इस कोरोना के चलते, इस महामारी के चलते। क्या लगता है इस बजट से कितनी राहत आम लोगों को मिलेगा, सुरक्षा की दृष्टि से, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, किस प्रकार से देखते इस बजट को? तो सबसे पहले तो क्या है, इस दशक का पहला बजट है। दूसरी, इस बजट की खासियत है कि आप पेपरलेस है। और तीसरी ये बात आती है कि जिस प्रकार से आप बजट में आप देखेंगे, हर क्षेत्र में, चाहे किसान से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे महिलाओं से संबंधित हो, या हमारे और भी जितना जो श्रमिक भाई है उनसे संबंधित हो, और जितना भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक देश के अंदर राज्यों के द्वारा और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा किया जा सकता है, वो करने का प्रयास किया है। जहां तक आपने कहा कि रोजगार की बात आती है, MSP जो सेक्टर है उसमें बड़ी अपार संभावनाएं हैं। उसके अंदर 17,000 करोड़ का आपका उसमें प्रावधान किया गया है। और जो श्रमिक जो कानून है, MSP की आप बात कर रहे हैं अशोक जी, MSP को लेकर पूरा हंगामा पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन को लेकर चलता रहा। MSP की गारंटी की बात को लेकर लगातार किसानों ने विरोध किया, उसकी बात चली। क्या उस आंदोलन को देखते हुए भी इस MSP के मुद्दे को कहीं ना कहीं शामिल किया गया बजट में? क्या राहत देने की कोशिश की गई है? देखो कि कृषि क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे, आप पूर्व से आप देखेंगे, जब से आप 6 साल के कार्यकाल में देखेंगे तो आपको जो 1.5 गुना जो किया कृषि का, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर किया, NDA के शासनकाल में किया गया। उसके अलावा आप बीमा की बात करें, आप बीमा का जो था, तो बीमा का जो प्रीमियम था वो NDA के अंदर कितना प्रीमियम था, इसमें हमने 1%, 1.5% और 5% के लिए जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था करी। आपकी निम्नकाई जो व्यवस्था थी, जो यूरिया से संबंधित आती थी, कितने कालाबाजारी होती थी, लठबाजारी होती थी, वो इसमें कम होने का काम किया। उसके अलावा उचित मूल्य के ऊपर उनको व्यवस्था हो और MSP भी खरीद हो, उसकी एक टोकन मनी की व्यवस्था करने का काम भी एक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया गया। हमारे साथ लोकेश जोशी जी भी हैं, उनसे बात करेंगे। लोकेश जी, उम्मीदों वाला बजट था। कोरोना काल के बाद में सभी वर्गों को, सभी तबकों को उम्मीद थी कि सभी को थोड़ी राहत मिलेगी और जिंदगी पटरी पर लौटेगी जिस प्रकार की पहले की थी। रोजगार को लेकर काफी कुछ नुकसान हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को इस बजट में ध्यान दिया गया है, ज्यादा फोकस किया गया है। क्या लगता है एक फायदा मिलेगा, कितनी मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से बजट आम जन को प्रभावित करने वाला है, लोक लुभावन के साथ मन भावन भी है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ले जाने वाला बड़ा कदम है इस बजट में है। 35,000 करोड़ के आसपास वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने छोड़ा है। मैं कह सकता हूं कि आम जन के हिसाब से ये सभी सेक्टर्स को छूने वाला बजट है। निश्चित रूप से इसका देश को इसका फायदा मिलेगा। पिंटू, मैं जानना चाहूंगा, एक बार पूछे, युवाओं को बड़ी उम्मीदें थी नौकरियों की, क्या युवाओं को रोजगार देने वाला बजट होगा ये? पिंटू, रोजगार कोरोना के बाद में पहले से ही रोजगार की समस्या थी, कोरोना के बाद में और ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी। क्या आपको लगता है कि रोजगार बढ़ेगा? रोजगार पर फोकस किया गया इस बजट में? जी बिल्कुल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के और वित्त मंत्री जी ने जो आज बजट पारित किया है वो एक शानदार है
और बहुत ही अपने किसी भी वर्ग के लिए ले लो, आप युवा वर्ग के लिए ले लो, आप किसान वर्ग के लिए ले लो, सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र को भी इसमें ध्यान मद्देनजर रखा गया है। और हम कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश को एक बहुत अच्छा बजट मिला है, हम सबको एक खुशी है और पूरा हमारा युवा वर्ग इससे बहुत खुश है। आपको क्या लगता है कि इस बजट से जो उम्मीद थी, उम्मीद के अनुरूप ये बजट आया है, फायदा मिलेगा जनता को, अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी? बिल्कुल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में बढ़िया बजट है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और युवाओं का पूरा ध्यान दिया गया, किसानों पर बिल्कुल फोकस किया गया है। जोरदार बजट है। तो ये लोगों का मानना है कि आज का जो बजट आया है, कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस किया गया है वो एक रोजगार को बढ़ाएगा, विकास को गति देगा और अर्थव्यवस्था जो कहीं ना कहीं कोरोना के बाद में जिस प्रकार से डगमगाई उसको भी बल मिलेगा, तेजी से अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी और सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है। यही इन लोगों का मानना है कि इस बजट से कहीं ना कहीं ये जो बजट है धरातल का बजट है और आत्मनिर्भर बनाने वाला ये बजट है। जी बिल्कुल, धन्यवाद पिंटू, आप हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ दूसरे मेहमान है राजेंद्र आर्य जी। राजेंद्र जी, जो बजट आया है इस बजट को लेकर ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है बजट कहीं न कहीं देश को दिशा देने वाला है, उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने वाला है, या किस तरह से आप देखते हैं? नीरज जी, ये बजट जो आंकड़ों का जो मकड़जाल माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया वो पूर्णतः मतलब वो पहले तो मतलब ब्रीफ केस से लाल कपड़े में गए और उसके बाद में वो डिजिटल में गए, अब पता नहीं ये कहाँ जाएंगे। तो इसको उन्होंने पढ़कर तो सुना दिया, लेकिन अगर आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ देखें तो हमें एक सुखद होगा कि शायद वो कुछ भी ना बता पाएं कि इस बजट के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ से आएंगे। मैं आपका सिर्फ इसलिए ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि कोरोना काल के अंदर इन्होंने 80,000 करोड़ का एक पैकेज दिया था, उसके बाद में 20 लाख करोड़ का एक पैकेज और दिया। अब इस बजट में ये नहीं बताया गया कि वो पैसा खर्च हुआ या उसमें से कुछ बचा, ठीक है। प्लस ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने जो चुनावी राज्य थे जैसे असम, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु का नाम लेके बजट घोषणाएं की, जबकि फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार में चुनाव हुए तब इन्होंने फ्री वैक्सीन देने की बात की थी। अब फ्री वैक्सीन पूरे देश को अगर देना चाहते हैं प्रधानमंत्री तो फिर ये 35,000 करोड़ जो है नाकाफी है। और इसमें भी ये जो पूरा का पूरा इन्होंने मतलब विनिवेश पे जोड़ दिया है, तो इसमें हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जबरदस्ती बेचे जाएंगे, मुनाफे वाले पब्लिक सेक्टर बेचे जाएंगे, एकाधिकार की तरफ ये बजट बढ़ रहा है। और इससे कुछ जो मतलब एमएसएमई सेक्टर के लिए जो बजट का प्रावधान है वो वास्तव में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है कि देश बहुत बड़ा है, एमएसएमई सेक्टर के लिए ये जो बजट का प्रावधान किए गए बहुत कम है। एमएसएमई सेक्टर इस देश की रीढ़ की हड्डी है और पिछले 2014 से लेकर खासकर कोरोना काल में उस रीढ़ को तोड़ दिया गया बुरी तरीके से। आज चाहे नोटबंदी की बात हो, चाहे जीएसटी की बात हो, तो व्यापारी पूरी तरीके से तबाह हुआ इस एमएसएमई सेक्टर में। तो ये जो बजट का प्रावधान किया गया बहुत कम है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान को इस बजट से बहुत अपेक्षाएं थी, क्योंकि जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी जोधपुर से सांसद हैं और राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश है और हमारी पेयजल की और भौगोलिक विषमताओं की जो देखते हुए उसमें जो केंद्र से हमें जो सहायता मिलती है या जल जीवन मिशन के अंदर जो प्रावधान होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आप 90-10 के अनुपात में हमें सहायता दीजिए। और पहले जो केंद्र सरकार की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें जो राज्यों को मदद देती थी उसी के अनुसार दीजिए। राजस्थान के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। दूसरा, हमने जो कहा कि भाई हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेजेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की मांग की, मैं आपके सवालों का जवाब भी ले लूं, मैं पूरी बात कर दूं। उसके साथ में जैसे डूंगरपुर रतलाम की हमारी रेलवे लाइन थी जिसमें राज्य सरकार अपना अंशदान 1200 करोड़ में से 600 करोड़ दे चुकी है, उसमें केंद्र सरकार उस योजना पर चुप रही। उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं रिफाइनरी के भी एलिवेशन के लिए इनको कुछ प्रावधान करने चाहिए थे। और ड्राई पोर्ट जो हमारा जैसलमेर से कांडला तक का था उस ड्राई पोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया। और राजस्थान के अंदर आपका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई भी ऐसा नया प्रोजेक्ट नहीं दिया। रेल बजट पहले खत्म किया, अब रेलवे को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा बजट पूरा बजट एक मतलब कॉर्पोरेट को फोकस करके बनाया गया है। चाहे आप मतलब हेल्थ सेक्टर में भी मतलब खर्च करने की बात हो, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो खर्च बढ़ाकर दिखाया गया उसके लिए कहा गया है कि वो पैसा विनिवेश से आएगा। आईपीओ आ रहा है, एलआईसी बिकेगा। आप एलआईसी बिकेगा तो फिर आप सोचिए एलआईसी पूरे देश में
मतलब लोगों की रगों में LIC है। जितना क्लेम सेटलमेंट की बात हो, फिर ये अभी अशोक जी को मैं सुन रहा था बीजेपी कार्यालय से, तो वो कह रहे थे कि साहब मतलब आज किसानों की लागत आप 2014 से अब आप देख लीजिए ना, डीजल पर 879% उत्पाद शुल्क बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया, तो आज उसके अंदर किसानों की लागत तो जबरदस्त बढ़ गई है। ये मतलब आय बढ़ाने की बात करते थे, इन्होंने लागत कई गुना बढ़ा दी। जी तो बिल्कुल। मुद्दा ये है कि ये आपसे बजट बिल्कुल और दिशाहीन दोबारा है। फिर बात करेंगे राजेंद्र जी, जब तक मैं जानता हूं FDI की बात की गई है LIC में। विजय जी, क्या लगता है, बिल्कुल जो कह रहे हैं कि इनको शंका है कि कहीं न कहीं जो है हमारी जो है LIC है वो बिकने के कगार पर होगी, नीरज जी, वो उसके में इनको लग रहा है, सबको यही डर सता रहा है कि हमारी जो संपत्तियां हैं वो बिकने की ज़्यादा चांसेस होंगे। नीरज जी सुनो मेरी बात, ये जो बजट आज जो पेश किया गया है निर्मला सीतारमण जी द्वारा, वो जो उन्होंने कहा था कि 100 साल के अंदर ऐसा पहला बार बजट होगा, वो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में जो अगर रोजगार जो बढ़ता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ता है। एक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर चालू होता है तो 250 उसकी सब्सिडरीज जो साथ के साथ जो फैक्ट्रीज होती है, सीमेंट हो, स्टील हो और दुनिया भर की चीज़ें होती है, वो सब प्रोडक्शन वहाँ बढ़ेगा, उससे रोज़गार बढ़ेगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बड़ा पैसा आ रहा है तो उससे ये 100% है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बाकी की इंडस्ट्री जब बढ़ेगी तो रोज़गार इसका बढ़ेगा। MSME सेक्टर को ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया, 7,500 करोड़ से बढ़ा करके डबल कर दिया, 15,000 करोड़ कर दिया। मैं नहीं मानता कि किसी भी सरकार ने इससे पहले कभी कोई डबल किया होगा। रही बात किसानों के लिए, अब 16.5 लाख करोड़ कितना पैसा उन्होंने उसके लिए प्रोविज़न किया है। आज उनकी इनकम को डबल करने की बात है। 2022 में उन्होंने पहले कह दिया था कि 2022 तक इनकी इनकम को हम डबल कर देंगे, 1.5 गुना अभी तक हो चुकी है। रही बात ये जो बात करिए, निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण के अंदर क्लियर कट हर चीज़ को बताया कि पहले इन्होंने कितना 13-14 तक क्या था और आज की तारीख में क्या है। MSP क्या दे रहे थे, कितना पैसा दे रहे थे, FDI में 13 से 14 गुना, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो 13 से 14 गुना अगर 6 साल के अंदर ये कर सकते हैं तो आप ये देख लो कि कितना भला इन्होंने किसानों का किया है। कुछ अगर मैं आपको बताऊं कि आज की तारीख में ये जो बात हो रही है बार बार किसानों की, तो किसानों के लिए ही तो ये सारा काम किया है इन्होंने तो आज ये आंदोलन तो आज हो रहा है। आंदोलन भी एक्चुअली मिसगाइडेड है कुछ जगह पे। कुछ अगर उनकी हकीकत में कोई चिंताएं हैं तो उनको लेके आप आओ। वो बार बार कहते हैं कि वार्ता पे आओ, आपकी कोई भी चिंता है हम उसको दूर करने के लिए बैठे हैं। सरकार यही कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। सरकार ने जो कुछ भी आज तक वार्ता के रास्ते बंद नहीं किए। उन्होंने आज फिर प्रधानमंत्री जी मोदी ने कल बोला कि अगर इस तरीके की कोई बात होगी तो एक फोन कौन दूर है किसान हमारे से। तो कहने का मतलब वार्ता खुली हुई। लेकिन वो फोन कॉल कब होगा वो बात अलग है। लेकिन LIC में FDI की बात जो कही गई है 49 से 74% कर दिया गया है एक तरह से, क्योंकि बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी है और आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है। और अभी आपको पता है, इस समय मैं आपको बता दूं, जब पेंडेमिक आ जाती है आपको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए। आपको ये कह रहे हो कि इधर आपको टैक्स भी नहीं बढ़ाना, पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा लाने के लिए चीजें हैं। ये तो कोई भी सरकार घटा भी सकती है, बढ़ा भी सकती है। आज रिक्वायरमेंट है और कोई बुराई नहीं। आज एक ग्लोबलाइजेशन विलेज हो गया। आज हमारी जो कंट्री है ये ग्लोबलाइजेशन विलेज है। इसके अंदर ये जरूरी नहीं है कि मतलब घटा भी सकते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। अभी 49 से 74 किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसों की दरकार है इस समय, और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हमको बहुत ज़बरदस्त दरकार है। इंश्योरेंस में भी दरकार है। आज की तारीख के अंदर मैं आपको बताऊँ, जो स्क्रैप पॉलिसी लेके आए, आज स्क्रैप पॉलिसी आप देखो कितने व्हीकल अपने पुराने चल रहे, कितना पॉल्यूशन बढ़ रहा है। उन सबको स्क्रैप करके, वो भी वॉलेंटरली किया है, क्योंकि ग्रीन टैक्स लगा दिया तो ऑटोमेटिकली आदमी आएगा उसके अंदर। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें की है। बजट ऐसा दिया है जिसकी कोई भी, मैंने अभी तक, मैं रास्ते में से बात करता हुआ हूँ, दुनिया भर के मैंने टीवी देखे, दुनिया भर की मैंने डिबेट्स देखी हैं, एक भी आदमी ने, मतलब मैं बताऊं कि अगर कोई विपक्ष की बात करता हूं तो हो सकता है कि वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, बाकी उनको भी ये पता है कि आपकी नजर में परिपूर्ण बजट है। आपकी नजर में परिपूर्ण बजट है। राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। देखिए, इनका कहना है कि कहीं न कहीं सरकार चलाने के लिए पैसों की जरूरत है और फिर इस तरह के कदम उठाने ही पड़ते हैं, और समय समय पर पूर्ववर्ती सरकारों ने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। सरकार की जो मतलब टैक्स से जो आय होती है, और अगर आप पिछले 6 साल 6.5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर ही इस सरकार ने जो पैसा अर्जित किया, जो फायदा मतलब वो ग्राहकों को दे सकते थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की भयंकर मतलब मंदी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने लगातार बढ़ाया। जब डीरेगुलेट किया इन्होंने डीजल को डीरेगुलेट करने का ये हुआ कि आपका ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, आपका गुड्स कैरिज महंगा हो गया, आपकी रेल यात्रा महंगी हो गई, आपके किसानों के जो डीजल जनसेट चलते हैं या ट्रैक्टर चलते हैं या उनके कृषि यंत्र चलते हैं, उस सारी की सारी चीज़ें महंगी हो गई। फिर आपका खाद पे, बीज पे, इन सब पे इतना कुछ किया, प्लस
आपके किसानों के कृषि यंत्र हैं उनके ऊपर भी इन्होंने जो जीएसटी लगाया, उसके अलावा भी मैं बताना लेकिन आपको लगता नहीं किसान जो किसानों के लिए किसान आंदोलन का MSP मैं बता रहा हूँ, किसान आंदोलन पे ये क्या कहना चाहते हैं MSP कि जो किसान निश्चित आंदोलन की का मैं बता रहा हूँ कि जो ई मंडियां बता रहे हैं, अरे भाई ई मंडियां कहाँ पे होंगी, और ई मंडियों में पहले भी मतलब किसान इतना ज्यादा वो नहीं है कि उस पे जाए, और जो हमारी एपीएमसी का पूरा हमारा नेटवर्क है जो कि राज्यों के अधीन आता है, उसके पैरेलल में आपने एक सिस्टम खड़ा किया। किसान कह रहे हैं कि भाई कानून हमारे हित में बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना पीसीसी से। दिनेश, जानना चाहेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है लोगों की, क्या बिल्कुल राजेंद्र जी, एक बार उनसे संपर्क टूट गया है टेक्निकल कारण से, आप अपनी बात जारी रखें। मतलब इस बजट के अंदर मतलब आज कोरोना महामारी का दौर आया, जिसके अंदर आप देखेंगे कि पिछले इवन कोरोना से पहले भी इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से डैमेज किया गया। मतलब आप अगर चरणबद्ध तरीके से देखेंगे तो पहले नोटबंदी की, उसके बाद जीएसटी लेके आए। नोटबंदी से हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर था या जो हमारा किसान था, देखो आपको मैं 3 सबसे बड़े रोजगार के क्षेत्र बताता हूं, कृषि क्षेत्र, उद्योग और तीसरा सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर्स को नोटबंदी ने तबाह किया, किसान सबसे ज्यादा प्रभावित थे। उसके बाद जब जीएसटी लेके आए तो हमारा जो इंडस्ट्री का या छोटा व्यापारी था या जो कारोबारी था वो तबाह हुआ, और उसके बाद में जो आपकी तालाबंदी हुई उसमें देश के अंदर किसान और मतलब किसान ही बचा पाए इस देश को। उसके साथ जो मजदूरों का जो पलायन हुआ उसको पूरे देश ने देखा, रक्त रंजित सड़कें देखी आपने और हमने। शायद पार्टीशन का वो समय नहीं देखा, लेकिन हमने ये समय देखा कि देश के अंदर मजदूर बेघर हुआ, और इस दौर के अंदर इन्होंने किसानों के लिए कानून बनाए। मतलब आपदा के अंदर ये रुक भी सकते थे। दूसरी बात, श्रम सुधारों में इन्होंने श्रम जो सुधार किए जो कि श्रमिकों के विरुद्ध है। तो आज ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो इनको संरक्षण देना चाहते हैं। कौन सा संरक्षण देना चाहते हो? आपने पूरा का पूरा मतलब कोई सेक्टर आपको रेलवे मतलब पीएम फंड के अंदर दे रहा है, लेकिन रेलवे के पास में उनके कर्मचारियों को बोनस देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन वो 151 करोड़ वहां पे देने के लिए तैयार है पीएमओ में। लेकिन आप देखिए ऐसे सारे तमाम जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने वहां फंड दिया, लेकिन उन्होंने अपने स्टाफ की छटनी की। आज रोजगार की स्थिति सबसे बुरी है इस वक्त देश के अंदर। सबसे बड़ी बात युवाओं के लिए बात होनी चाहिए थी, रोजगार के ऊपर एक शब्द नहीं बोली निर्मला बिल्कुल, मैं राजेंद्र जी आपको भी रोकना चाहूंगा, विजय जी तो जवाब देंगे ही, लेकिन इससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता दिनेश कसाना पीसीसी से। दिनेश, जानना चाहेंगे कि बजट को लेकर यहाँ लोगों की क्या राय है, लोग किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं, क्या लगता है इस बजट से लोगों की उम्मीदें पूरी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं? कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में कुछ न कुछ मिलने की संभावना इस बजट से जताई जा रही है और बड़ा परिपूर्ण इस बजट को कहा जा रहा है। और खासतौर पर शेयर बाजार में भी जब से बजट की घोषणा हुई है बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। यहाँ जो आपके साथ जुड़ रहे हैं लोग, उनमें क्या प्रतिक्रिया, वो किस तरह से इस बजट को देख रहे हैं? दिनेश, क्या दिनेश सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? दिनेश, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दिनेश से हमारा शायद संपर्क कट गया है तकनीकी कारणों से। तो राजेंद्र जी आप अपनी बात कर रहे थे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा आरपी विजय जी से। हाँ विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो सरकार ने जो बजट पेश किया है उस बजट में आंकड़ों का मक्कड़ जाल है। क्या वाकई में मक्कड़ जाल है या इससे आम जनता को कहीं न कहीं राहत मिलने वाली है? क्योंकि देखो आप बीजेपी के साथ साथ सीए भी है, और वो आपकी जो बात कर रहा हूँ बजट पे बात कर रहा हूँ, ना बीजेपी की बात कर रहा हूँ ना कांग्रेस जी बिल्कुल, मैं इसलिए चाह रहा हूँ आप सीए हैं, ज्यादा अच्छी बात कर पाएंगे। हिसाब से बात कर रहा हूँ ना, मैं बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है, बट मैं एक बात बताऊँ कि मैं इतने आदमी से बात करी, मैंने इतने चैनल्स पे सुना, जी जी, किसी भी आदमी ने, मैं आपको बताऊँ सिर्फ हमारे विपक्षों के अलावा किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। कोई चीज़ को इतना कहा कि इतना बढ़िया बजट दिया है, बैलेंस बजट दिया है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया है। तो मैं इस बात से, इनकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि रोजगार, आज जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर कोई पैसा खर्च कर रहे हैं हम, तो रोजगार तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। लेकिन रोजगार की बात स्पष्ट नहीं कही गई है विजय जी। कैसे? मैं आपको आप इतने युवाओं को रोजगार देंगे प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में 8,500 किलोमीटर रोड बनेगा, वो बिना रोजगार के तो नहीं बनेगा ना। और आपको पता है कि 22,500 करोड़ रुपया अगर ये लगा रहे हैं, 22,500 किलोमीटर,
उसमें से 10,608 किलोमीटर तो ऑलरेडी रनिंग में चल रहा है। बात को गोल गोल घुमाने की गोल कोशिश नहीं की घुमा रहा गई। सर, मैं फिगर के साथ बात कर रहा हूँ। मैं आप भी नहीं, बजट में भी गोल गोल घुमाने की कोशिश की गई है, आप भी उसको गोल गोल घुमाने की कोशिश कर सामने रहे हैं। दिखता है आज की तारीख में जो भी आप जो बात कर रहे थे कि साहब इन्होंने क्या डीजल के पैसे बढ़ा दिए, डीजल को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। अरे भाई ये पैसा जो आज की तारीख में आपको जो नॉर्थ ईस्ट में दिख रहा है, जो हम चाइना के ऊपर जो रोड बना रहे हैं, चाइना के अंदर जो चीजें कर रहे हैं, उसका कोई पैसा अलग से कोई टैक्स थोड़ी बढ़ाया। आज ये सारा पैसा, ये बहुत बड़ा विजन है मोदी जी का कि उन्होंने सारी ये जो आपके जो लग रहा है कि इन्होंने कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे पैसा बढ़ा करके उस पैसे को घर पे कोई नहीं लेके गया। उस पैसे को आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, आज अब हम जहां पे हमें डेफिशिएंसी थी उसको हमने दूर किया है। कहीं पर भी कोई पैसा नहीं लेके गया। बिल्कुल राजेंद्र जी बताइए। एडिशनल टैक्स लिया गया, राजेंद्र जी, कोई टैक्स एडिशनल लगा एक मिनट, राजेंद्र जी कुछ आरपी विजय साहब मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट है जी, और बिल्कुल। विषय विशेषज्ञ भी हैं, तो मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि साहब एक बात बताइए कि जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज हैं उनको बेचने की क्या जरूरत है? वो तो प्रॉफिट दे रहे हैं ना, सरकार को तो पैसा दे ही रहे हैं ना, सरकार को अल्टीमेटली पैसा मिल रहा है ना। और फिर मैं बताता हूं एसेट वैल्यूएशन की जहां तक बात है, आज अगर एलआईसी है तो एलआईसी का आपको बीएसएनएल हो, चाहे एलआईसी हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे ऑयल इंडिया हो, इनकी जो परिसंपत्तियां है ना सर, ये अपने आप में अथाह है। उनका अगर वास्तव में वैल्यूएशन करें ना मार्केट रेट में, तो वो कई 100 करोड़, कई 100 लाख करोड़। मैं एक मिनट आरपी विजय साहब आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं पूरी बात कर लेता हूं, उसके बाद आप कहिएगा। तो आज जिस तरीके से ये डिसइन्वेस्टमेंट वाला, ये विनिवेश वाला जो फंडा लेके आए, तो यही बात मैं कहना चाहता हूं, इनकी नीति और नियत पे इसीलिए शक होता है कि पीएसयू जो प्रॉफिट मेकिंग है, रेलवे जो इस देश की मतलब जीवन रेखा है, मतलब आज पूरा ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी तो हर दिन हमारी रेलों में यात्रा करती थी, इसने कोरोना की आड़ में इन्होंने रेल बंद कर दी, स्पेशल गाड़ियां चला दी। उनका भाड़ा क्या है आप जानिए इस बात को। क्या आम आदमी रेलवे की यात्रा कर सकता है? आप सोचिए ना, तो रेल कैसे चलेगी? इनका सीधा कहना है ये जो कोई विजन नहीं प्रॉफिट है। में जो संस्थाएं चल रही है उनमें एफडीआई और इस तरह उनकी संपत्तियों को बेचने का निर्णय कहीं ना कहीं आत्मघाती हो सकता है। नहीं, मैं आपको बता दूं आज की तारीख में ये टेंडरिंग होकर के काम होता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो पहले होता था वैसा कि डायरेक्ट किसी आदमी को बुला करके आपने ऐसी कंडीशंस बना दी। ये ग्लोबलाइजेशन टेंडर है, इसके अंदर कोई भी आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है। और अगर मैं कहता हूं कि आज की तारीख में अगर इससे हमारी इनकम कम हो रही हो, आज जितनी हमारे पास संपत्ति, इनकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, संपदा है बट उसका हमारे को रिटर्न नहीं मिल रहा, इसीलिए इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और डिसइन्वेस्टमेंट करना है, आपने एलआईसी किया, अरे एलआईसी में तो भागीदारी दे रहे हैं, आज आम आदमी की भागीदारी हो रही है, उसमें कोई ये थोड़ी है कि कोई दूसरा ले जा रहा है, उसमें सिर्फ हमारे ही आदमी के पास है, हमारे नागरिकों के पास है। आरपी विजय साहब जो बात कह रहे हैं कि साहब ग्लोबल टेंडर होते हैं, मैं पूछता हूं कि जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, वो किस आधार पर एक पर्टिकुलर फर्म को दे दिए गए जिनके पास में एयरपोर्ट चलाने का अनुभव ही नहीं था। तो आप देखो साहब, आप बातों को लिपापोती मत कीजिए, ये मुद्दा यही मतलब सरकार की नीति पे सवाल है। अपन जाएंगे तो डिफेंस का जब बात हुई थी, अनिल अंबानी को जो दिया गया था वो कब दिया गया था? 2009 के अंदर। डिफेंस का जब हुआ, देखिए कहीं ना कहीं ये सवाल आरपी विजय जी आम जनता के जहन में भी आपने उस चीजों में नहीं जाकर के आरपी विजय जी जो इस तरह के सवाल आम जनता के जहन में भी इस तरह के सवाल गूंजते हैं कि आखिरकार ये क्या कारण है जनता कि जो प्रॉफिटेबल संस्थाएं चल रही है अगर मैं आपको उनमें भी इस तरह के एफडीआई की छूट देना, निवेश के नाम पे सिर्फ कुछ परिवारों का भला करना, मुनाफा कमाने वाली कंपनी है भारत पेट्रोलियम। ये बार बार एक बात आती है कि कुछ परिवारोरों को बेनिफिट देने के लिए बात करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये ओपन टेंडर है, कोई भी लगा सकता है सर। इसमें मैं नहीं कहता कोरोना काल के अंदर 350% आय बढ़ी है उन दो परिवारों की। सोचिए आप, दो परिवार को बाकी को क्यों नहीं देखते? राजेंद्र जी आपको लगता है, राजेंद्र जी आपको लगता है एलआईसी में भी इसी तरह का होगा कुछ? बिल्कुल, एलआईसी को पूरी तरीके से एलआईसी का क्लेम सेटलमेंट। और वो कोई एक बात हो, बीजेपी के आदमी तो है नहीं, अनिल अंबानी, वो अडानी और अंबानी, ये तो सबके साथ है। आप आपके टाइम पे नहीं देखा है, कांग्रेस के टाइम पे नहीं मिलते क्या? प्रधानमंत्री जिनके चार्टर में घूमते थे उनका प्रचार पूरा वो चलाते थे। वो तो सब घूमते देखिए ऐसा है, कौन किसके प्लेन में घूमता है वो सबको पता है। उस बात को विजय जी इससे अपन तो बात करें एमएसपी की बात की गई है। इन्वेस्टमेंट से कोई नुकसान हो रहा है क्या? नुकसान हो रहा है बिल्कुल। देश आरपी विजय जी, इन्वेस्टमेंट आपकी सरकार ने आरपी विजय जी किसानों कांग्रेस के सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट लाए हुआ है, तो बताओ क्यों लेके आए? आरपी विजय जी, राजेंद्र जी, उससे क्या हो गया? बिल्कुल तो गलत है ना राजेंद्र जी, आरपी विजय जी, कहीं ना कहीं जो एमएसपी की बात की गई है, एमएसपी की बात की गई है, किसानों को एक भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है सरकार की ओर से कि एमएसपी आपको मिलती रहेगी, यानी कि वो जो कृषि कानूनों को लेकर विरोध जता रहे हैं, कहीं
किसानों तक ये संदेश जाए कि वो जो एमएसपी को लेकर चिंतित है, उस एमएसपी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत का बजट में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नए मेहमान अभिषेक शर्मा जी सी हैं, 40 से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। बजट आ चुका है, बजट के बाद किस तरह से आप देखते हैं, क्या लगता है? बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखने का प्रयास किया वित्त मंत्री जी ने जी। किस नज़रिए से देखते हैं? आपको क्या लगता है बजट से कुछ मिलने वाला है? भारत की जनता की उम्मीदें पूरी होने वाली है? जी सर, देखिए कि जहाँ तक हम इस बजट की बात करते हैं, जहाँ तक एक आम उपभोक्ता की बात है, एक आम करदाता की बात है जी, तो क्योंकि कोविड टाइम में बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट्स लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट से, चाहे वो टैक्स की स्लैब में चेंज हो, चाहे वो लघु और सूक्ष्म जो इकाइयाँ हैं, कोई बिजनेसमैन है, उनको कुछ राहत की अपन बात करें या उनको कंपनी के बराबर रिड्यूस रेट पे लेकर आने की बात करें, पर ऐसा इस बजट में देखने को नहीं मिला है। और बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जीएसटी में जहाँ रेट बढ़ी भी है, रेट कम भी हुई है। तो चूंकि डायरेक्टली उपभोक्ता को और डायरेक्ट किसी व्यापार को कोई फायदा हुआ नजर नहीं आ रहा है बजट में, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारी घोषणाएं ऐसे करी है, चाहे वो रोड की घोषणा हो, गवर्नमेंट ने रोड के लिए 1,10 करोड़ से ऊपर का बजट दिया है, रेलवे के लिए 1,10 करोड़ से ऊपर का बजट दिया है, मेडिकल के लिए 64,000 करोड़ से ऊपर का बजट दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट दिया है, और जो जीडीपी जिसको हम लोग जीडीपी लॉस हम लोग जो 6% के आसपास मान के चल रहे थे, 3.5% का इजाफा वहाँ हुआ, 9.5% के आसपास। जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो फिजिकल डेफिसिट 6.5% के आसपास आ रहा है, 9.5% के आसपास। तो कुल मिला के समझ में आता है कि सरकार ने इमीडिएट कोई राहत करदाताओं को नहीं दी है, लेकिन जो सरकार ने जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी सरकार की नजर आ रही है वो इस तरह से नजर आ रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का और कहीं ना कहीं जो आधारभूत ढांचा है उसको सरकार ने मजबूत करने के लिए कोई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, लेकिन आम आदमी को इमीडिएट राहत या आम व्यापारी को इमीडिएट राहत बजट से नहीं मिली, ऐसा मेरा विश्लेषण है। रोजगार को लेकर बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, रोजगार की बात तो कही गई है, लेकिन कहीं सीधा घोषणा नहीं की गई कि इस सेक्टर में इतना रोजगार देंगे या इतने लोगों को रोजगार देंगे, ऐसी कुछ कहा नहीं गया। आपको लगता है ये जो रोजगार का नाम तो लिया है वो छुपा हुआ नाम है एक तरह से, वो किस सेक्टर में देंगे, कैसे देंगे, इसका कोई उल्लेख नहीं है? क्या लगता है जो दिया है उसमें मिलने की उम्मीद है या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से ही उम्मीद की जाए? जी सर, देखिए आप बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, जी, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड भी आ गया, रेलवे भी आ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर आ गए, गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पार्क बना रही है, तो इतनी सारी जो चीजें हैं, तो इनसे लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से बहुत सारे लोगों को रोजगार तो मिलेगा, 100% बात है, पर इसमें से कितनी योजनाएं मूर्त रूप में साकार हो पाती है और कितने लोग डायरेक्टली बेनिफिशियल हो पाता है, इससे सब उनके ऊपर डिपेंड करते हैं सर। तो मुझे लगता है कि बेनिफिट रोजगार तो मिलेगा, पर डायरेक्ट नेक्सस आप सरकार के बजट घोषणा का रोजगार से लिंक इस बजट के माध्यम से तो नहीं कर सकते। राजेंद्र जी, 7 टेक्सटाइल पार्क डेवलपमेंट की बात कही गई है, तो क्या लगता है आपको? क्योंकि राजस्थान में टेक्सटाइल का बड़ा काम होता है, लेकिन हालांकि राजस्थान में कोई बड़ा नाम नहीं लिया गया, राजस्थान में कहीं घोषणा भी नहीं की उन्होंने 7 टेक्सटाइल में कोई राजस्थान में मिलेगा, आपको लगता है? लेकिन कहीं ना कहीं इससे रोजगार तो बहुत मिलेगा लोगों को टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में खासतौर पे, क्योंकि वो भी मूलभूत आवश्यकताओं में हमारे है। नीरज जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बनारस हमारा सबसे ज़्यादा मतलब इस टेक्सटाइल का और करगा उद्योग का, भदोई का कारपेट, ये सब ऐसी चीज़ें, प्लस हमारे यहाँ भी जो उनके या इस तरीके से जो काम होते थे या जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री थी, बात यहाँ वही हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो रोज़गार है वो एमएसएमई सेक्टर के अंदर है, कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर है, कृषि क्षेत्र में है, उद्योग में है और आपका सर्विस सेक्टर में है। इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा, अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये बजट एक आंकड़ों का मकड़जाल है। इसमें ये पैसा जुटाने की बात की गई है विनिवेश से, तो विनिवेश से तो वही बात होगी कि शरीर का एक अंग काट के दूसरी जगह लगा रहे हो आप, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मतलब आप इस देश की जो अर्थव्यवस्था को जो मतलब आप 2014 के बाद में देखेंगे जो आर्थिक मतलब आज चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात हो, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो, ये सारे के सारे हमने जिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण किए थे, इस देश की मजबूती प्रदान की थी कि अर्थतंत्र हमारा मजबूत हुआ। और आप ये देखेंगे कि 2014 से पहले हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज हम कहाँ पे हैं? आज अगर जीडीपी की बात करेंगे या हमारी जो मतलब बिजनेस के लिए जो सहूलियतों की बात करेंगे तो बांग्लादेश हमसे आगे है। तो आज बांग्लादेश जैसे छोटे मतलब कंट्री भी हमसे आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कहीं सोचने की बात है। सिर्फ ये कहना कि साहब इस सेक्टर में ये बजट, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप एयरपोर्ट्स किसको दे रहे हैं?
आप रेलवे किसको दे रहे हैं? रेलवे के लिए इन्होंने कहा कि साहब एक कॉरिडोर बनेगा, उस कॉरिडोर का सारा आपको पता है कि वो जो वेयर हाउसिंग है जो आपके एफसीआई के जो गोडाउन्स बन रहे हैं, और कौन बना रहा है, किस लिए बन रहे हैं, वो कंपनियां पिछले मतलब कोरोना काल के अंदर ही उसमें आई। तो ये सारा का सारा मतलब हम एकाधिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभिषेक जहां जी, जो सवाल ये उठा रहे हैं यही आम जनता के जहन में भी है कि इस तरह से जब विनिवेश होगा, जो प्रॉफिट में हमारे संस्था चल रही है, अगर उनमें भी एफडीआई के नाम पे विनिवेश होगा तो कहीं न कहीं लगता है बहुत बड़ा जो है देश की संपत्तियों को बेचने का एक तरीका है ये। सर देखिए कि चिंता इनकी एक तरह से सही है, लेकिन लॉजिक उसका यह है सर कि आज कोविड इस तरह से आया, एक अनप्रेसिडेंट इवेंट कोविड आया, या कोविड के अलावा भी आप देख लें कि इतना सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, सरकार के पास आय के संसाधन जो है वो मेरे हिसाब से लिमिटेड है, बहुत कम है। सरकार टैक्स बढ़ा नहीं रही, आम उपभोक्ता के ऊपर, बिजनेस के ऊपर टैक्स बढ़ा नहीं रही, सरकार पैसा कहाँ से लेके आएगी? तो एज ए इकोनॉमिस्ट मैं जो समझ पाता हूँ कि सरकार ने जो एफडीआई को 49% से लेकर 74% किया है, या फिर सरकार कुछ बैंकों को और इंश्योरेंस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जो मेन पर्पज सरकार का है वो फंड इकट्ठा करना है, फंड कलेक्ट करना है। क्योंकि अगर सरकार के पास फंड नहीं आएगा सर, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी गवर्नमेंट जो लेकर आ रही है, 1 लाख करोड़ रेलवे में, 1 लाख करोड़ रोड में, हेल्थ सेक्टर को वापस इतना स्ट्रांग बनाने, कल को कोविड जैसी कोई नई दूसरी बीमारी नहीं आ जाए, कोई नया स्ट्रेन नहीं आ जाए, सरकार फंड कहाँ से लेके आएगी? और अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है सर, तो लॉस मेकिंग कंपनी तो कोई खरीदेगा भी नहीं। कोई बिजनेस अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में हर कोई आदमी हाथ डालना चाहेगा। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं शायद सरकार की जो मंशा रही होगी एफडीआई का लिमिट 49 से 74 करने की, या बैंक्स और इंश्योरेंस में डिसइन्वेस्टमेंट करने की, तो शायद वो फंड रेज करने के लिए सरकार ने ऐसे किया होगा। लेकिन फंड रेज करने के लिए सरकार ऐसा करने जा रही है क्योंकि घाटे का सौदा कोई भी कंपनी नहीं खरीदेगी, इनका साफ कहना है। तो प्रॉफिट में जो कंपनियां वही खरीदेंगी, तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो दूसरी घाटे हैं नीरज जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जहां तक एसेट वैल्यूएशन की बात है कि जो परिसंपत्तियां, उनका जो भौतिक सत्यापन है कि भाई उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, बात वही हो रही है कि उनकी मार्केट वैल्यू अपने आप में बहुत बड़ी है। आज मुनाफे की कंपनी हो चाहे घाटे की कंपनी हो, उसका एसेट आप देखिए ना, आज अगर आप मार्केट रेट पे उसकी एसेट वैल्यूएशन करेंगे तो देश को नुकसान नहीं होगा। शुरुआत ये कीजिए ना आपकी, भाई घाटे की कंपनियों के ऊपर आप देखिए, अगर देखो साहब इकोनॉमिक साफ है, हमारे पास एसेट है कि भाई आज हम बिजनेस नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी संपत्तियां मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू है। बीएसएनएल की परिसंपत्तियां मैं आपको गांव ढाणी से लेके मतलब आपके दिल्ली तक हर जगह बड़े-बड़े है, ये सारी चीजें हैं, टावर्स है। तो आप ये देखिए कि सरकार की मंशा पे शक होने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जब मतलब आप देखिए बिहार के अंदर 2015 में राहत पैकेज की बात की, क्या वो राहत पैकेज मिल गया? बिहार चुनाव में अभी इन्होंने 2020 के अंदर कहा कि साहब हम फ्री वैक्सीन देंगे, क्या फ्री वैक्सीन मिल गया? आज पूरे देश के अंदर ये 35,000 करोड़, अब वैक्सीन लगाने वाले, सप्लाई वाले कौन लोग, क्या, कैसे, किसकी बड़ी भागीदारी, आप देखिए ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और कृषि के अंदर भी जो ये आवंटन दिखा रहे हैं, उस आवंटन के अंदर भी जो लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग, उस पे जाएगा। आम जो किसान है ना, उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसान की लागत 2014 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। आप प्रति हेक्टेयर अगर कृषि लागत कहीं देखेंगे, किसान में भरोसा तो जागेगा कि उसकी एमएसपी निश्चित है, वो जो उपज उत्पादित करने जा रहा है उसका एक निश्चित पैसा उसको मिलेगा। अब तक कृषि कानूनों के आधार पर वो लगातार इस बात का सवाल उठा रहा था कि उसकी एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन बजट के बाद तो साफ साफ कर दिया सरकार ने कि नहीं, उसकी एमएसपी समाप्त नहीं करने जा रहे हैं, हम उसकी एमएसपी जारी रखेंगे। क्या लगता है अभिषेक जी, एमएसपी का भरोसा देने के बाद किसानों में थोड़ा भरोसा बढ़ सकता है? सर देखिए, एमएसपी का भरोसा तो सरकार जब से एग्रीकल्चर बिल लेकर है तब सरकार दे ही रही है भरोसा, पर किसान, लेकिन उनको लग रहा था मंडियां समाप्त हो जाएगी तो शायद एमएसपी का लाभ नहीं मिल पाएगा। सर मुझे किसानों का डर ये था। पर्टिकुलरली लग रहा है सर कि किसानों का डर अपनी जगह है जी, पर सरकार समाधान करना चाहती है उस चीज का। और जहां तक एग्रीकल्चर बिल है, उसमें अगर हम बात करें कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, तो ऐसा सरकार की मंशा नजर नहीं आती कि एमएसपी का बहुत ज़्यादा कोई सरकार उन्मूलन करना चाहती है क्या। तो मुझे लगता है ऐसा कि मंडियाँ कहीं समाप्त होने वाली नहीं है, एमएसपी कहीं समाप्त होने वाली नहीं है, किसानों के जो हित हैं वो सुरक्षित रहने वाले हैं।
केवल सरकार को कन्विंस करना है किसानों को, उनकी शंकाओं को दूर करना है और किसानों की किसान जो कुछ चाह रहे हैं वो परिवर्तन पॉलिसी में करना जरूरी है, तभी किसान सेटिस्फाई हो पाएंगे सर। जहां तक हम बजट की बात करें सर, अगर मैं बहुत शॉर्ट में बजट में जो टैक्स के सरकार ने रिबेट्स दी है या कोई नई चीजें लेकर आई, इनकम मैं एक सवाल जानना चाह रहा हूँ से, क्योंकि जो बैंकों के एनपीए के लिए 20,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं जी, ये लगता नहीं बहुत कम है, क्योंकि एक एक बैंक का घाटा इनसे कई गुना है, तो ऐसे में ये समझ से बाहर है कि ये बहुत कम रखा गया है। सर देखिए कि आज बैंकों में होता क्या है सर, बैंकों में एनपीए कैसे मालूम चलते हैं, उसकी एक प्रोसीजर होती है सर। आज वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बैंक अपने ऑडिट एनपीए दिखाते हैं, उसके अलावा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो जब बैंक की ऑडिट करते हैं सर, तो वो ऑडिट में जो बैंक ने एनपीए दिखाया है और उनके हिसाब से और भी कोई ऐसे एडवांसेज है जो एनपीए होने चाहिए थे, वो उसको करेक्ट करते हैं, बैंक के एनपीए को वो अकॉर्डिंगली शो करते हैं। उसके बाद एनपीए का एक फिगर सामने आता है। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें, जिस तरह की रिसेंटली पिछले 4-5-7 सालों में नई नई घटनाएं सामने आई है, जहां बैंक से लोन लेकर कुछ व्यापारियों ने उसका दुरुपयोग कर लिया और वहां पर्टिकुलर मालूम चला बैंकों के एनपीए बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे भी पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि कम से कम 20,000 करोड़ का जो अमाउंट जो बैंक के एनपीए के लिए दिया है, ये कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए इनको बैंक के एनपीए के लिए देने चाहिए थे, ताकि वास्तव में जो भी बैंक अगर कोई वित्तीय किसी को नुकसान अगर हानि हो रही है तो किसी डूबते हुए बैंक को बचाने के लिए सरकार इसमें योगदान दे सके। तो सही कहा आपने, कहेंगे 1 लाख करोड़ रुपए तो होना ही चाहिए था, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए नाकाफी है। आपको लगता है राजेंद्र जी वाकई में ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि इससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, बस आपको देना था इसलिए आपने घोषणा कर दी? बिल्कुल नीरज जी, अगर पिछले 6 साल के आप एनपीए के आंकड़े उठाकर देखोगे तो पूरा का पूरा हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक्स हैं उनको एक तरीके से पूरा का पूरा झकझोर कर रख दिया। और आज अगर हम उसी अनुपात में अगर देखें या उसी कंपैरिजन में देखें कि भाई किसानों की कर्ज माफी के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं बोला गया, एनपीए के लिए बोला। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं हमारे नए मेहमान अजय कच्छावा जी हैं, और कच्छावा जी से बात करेंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, बिल्कुल सुना आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, लगता है वाकई में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने वाला बजट है ये? जी, अगर सर मैंने आपको पहले बताया कि नीरज जी की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की सरकार ने बात करी है, कहीं ना कहीं इमीडिएट रिलीफ नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा, पर सरकार की जो प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। और जहां सरकार ने मेडिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इतना बजट अलोकेट किया है सर, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार की लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी है ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान देने वाली है सर। और ना केवल आत्मनिर्भर, इसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है सर। उनको सीधा सीधा कहना है किसानों की आय बढ़ाने वाला, गाँव को मजबूत, गांव और किसान को मजबूत करने वाला एमएसएमई सेक्टर मजबूत होगा कहीं कहीं। और एमएसएमई सेक्टर और कृषि अपने आप में हमारे बड़े रोजगार प्रदाता है, तो कहीं न कहीं उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बजट के बाद में हमारे लोगों को फायदा मिलेगा। अजय जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? सर, मैं इस बजट को बिल्कुल दुसाहसिक कदम के रूप में देख रहा हूं कि मध्यम वर्ग को इन्होंने जो दरकिनार किया गया है, जो टैक्स बेनिफिट लोगों को स्लैब बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया, जो रेशियो बढ़ाना था वो नहीं बढ़ाया। मतलब सरकार मतलब आम आदमी वैसे ही पेट्रोल डीजल महंगाई से बिल्कुल मारा गया है। सरकार की आम मध्यम वर्ग की कहीं बचत होनी थी तो वो टैक्स के माध्यम से एक बहुत अच्छी बचत हो सकती थी, सरकार बहुत बढ़िया मदद कर सकती थी। लेकिन सरकार किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार चाहे किसान की बात हो, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे मध्यम वर्ग की जिंदगी आम जीवन यापन की बात हो, सरकार ने तो अपना हट वाला रवैया अपना रखा है और वही बिल्कुल बजट में साफ नजर आ रहा है। टैक्स की बात करें, बिल्कुल अभिषेक जी, टैक्स में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्या लगता है वाकई में ये ठीक निर्णय सरकार का, या होना चाहिए था बदलाव? क्योंकि अजय जी भी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें जरूरी था, क्योंकि बहुत लोगों को रिलीफ की उम्मीद थी, स्लैब बढ़ाने की उम्मीद थी। देखिए नीरज जी, आज हम लोग बात करते हैं एक आम आदमी और आम उपभोक्ता की, या एक बिजनेसमैन, जिसको मैं अगर एमएसएमई बिजनेसमैन बोलूँ तो अतिशोक्ति नहीं होगी। सबकी एक्सपेक्टेशन सरकार से ये थी कि कोरोना काल है, बिजनेस उद्योग धंधों की हालत खराब है, अर्थव्यवस्था पटरी माने वापस समय लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं एक आदमी इमीडिएट राहत की उम्मीद सरकार से करता था। चूंकि ऐसी इमीडिएट राहत सरकार के द्वारा इस बजट में बिल्कुल दी नहीं गई है, ना कोई आयकर के स्लैब में चेंज किया गया, ना कोई एमएसएमई के लिए कोई स्पेशल अलग, ऐसा लगता नहीं छेड़ा नहीं गया जानबूझ के सर। केवल सरकार ने इस बजट में केवल प्रोसीजरल रिलीफ्स दी है। प्रोसीजरल रिलीफ्स कैसे दिए मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। जैसे एनआरआई को कुछ ब्रीफ सरकार ने रिलीफ दी है सर। कोई भी एनआरआई जिसको डबल टैक्सेशन लग रहा है, सरकार ने एक रिलीफ दिया, नहीं प्रोसीजर आ रहे हैं, डबल टैक्सेशन नहीं लग सके। एनआरआई 1% कंपनी बना सकता है, इंडिया में सरकार ने नोटिफाई कर दिया है। 182 दिन की जहाँ पहले लिमिट थी देश में रेजिडेंट बनने की, सरकार ने उसको 1% कंपनी के लिए 128 कर दिया है।
जो फेसलेस सरकार लेके आई थी, फेसलेस असेसमेंट लेके आई थी इनकम टैक्स में, उसका दायरा पहले कमिश्नर अपील तक ही था, सरकार ने अब ट्रिब्यूनल में भी फेसलेस कर दिया है। ये बहुत एक अच्छा साहसिक कदम सरकार का है, जिससे डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और जो ड्राफ्टिंग के बेस पे आज अच्छी इसकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, जो अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं अपने केस को, कहीं ना कहीं सरकार से उसको रिलीफ मिलेगा। आज हम लोग बात करें सर, लेकिन इसमें 2-3 ऐसी चीज़ भी सरकार ने जो करी है, जैसे आज टैक्स ऑडिट की एक बात करते हैं। एक टैक्स ऑडिट होती है सालाना एक बार, इसकी लिमिट पहले 1 करोड़ थी, सरकार ने 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी और 5 से अब उसको कर दी 10 करोड़ रुपए। अगर 90% ट्रांजेक्शन आपके डिजिटल है तो बड़े आदमी को फायदा मिला है सर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सर कि सरकार को ये स्लैब लिमिट बढ़ाने की जरूरत अगर नहीं थी, क्योंकि सर अगर टैक्स ऑडिट होती है, टैक्स ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है सर, और ऑडिट के स्टेज पर ही एसएससी को क्या अलाउ क्या डिसअलाउ होना चाहिए था, क्या टैक्स कम जमा कराया, वो वहीं टैक्स मॉडिफाई होकर टैक्स जमा करवाते हैं एसईसी से। अगर वो टैक्स उस स्टेज पे मॉडिफाई होकर जमा नहीं हो रहा, सही उसका एनालिसिस नहीं हो रहा, और बाद में जाके वो एक डिस्प्यूट में जाके कन्वर्ट हो जाता है सर, तो उस डिस्प्यूट से बचने के लिए बेटर ये था कि टैक्स की लिमिट को 1 करोड़ तक ही रहने देते, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं थी टैक्स ऑडिट की लिमिट को। इनका कहना है इसी कहीं बड़े लोगों को फायदा देना है सर। बड़े लोग देखो 10 करोड़ तो मैं मानता नहीं हूँ आज के टाइम में टर्नओवर में कोई बड़े लोग काउंट होंगे क्या, पर उसमें बेसिकली एसएससी को बाद में जाके एसएससी को प्रॉब्लम आ सकती है सर। आज एक एसएससी कर जाता है, उसको पता नहीं क्या अलाउ है क्या डिसअलाउ है। जब टैक्स ऑडिट नहीं हो रही तो हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट से या अपने कंसल्टेंट से वो सलाह नहीं ले, रिटर्न फाइल कर दी, बाद में जाके मालूम चला कुछ चीज अलाउ डिसअलाउ थी जो नहीं कर पाया, बाद में टैक्स के साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, तो बेटर है वो अर्ली स्टेज पे। सरकार यही तो चाहती है। नहीं, इसी सर मैं यहाँ जीएसटी ऑडिट को भी बीच में जो सीए हैं जी, सरकार और जनता के बीच जो सीए एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल वाला लोग है, वो सरकार को बीच में से हट जाए और सरकार आम जनता की से लूट मचा ले। आज सीए हमें बता देता है कि भाई आपके यहाँ टैक्स यहाँ बचत हो सकती है, ये आप इसमें बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन सरकार ये चाहती है कि सीए पेशा ही अपने आप में पूरा खत्म हो जाए। क्या है सर, और सीए, आईसीडब्ल्यू और सीएस, ये तीनों पेशे खत्म करने को तुली हुई है सरकार। सरकार रोजगार देने की बात कम कर रही है, रोजगार छीनने की बात ज्यादा कर रही है। और आपको मैं ये बताऊं, ये सही कर रहे हैं बॉस, कि आगे जाके डिस्प्यूट ज्यादा पैदा होंगे। बिल्कुल सही। कहीं न कहीं अजय जी को लगता है कि सीए, सीएस और आईसीडब्ल्यू के जो लोग हैं, युवा जुड़े हुए हैं, उनका बिजनेस इससे प्रभावित होगा। भारत का बजट कार्यक्रम में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे भारत का बजट में, बजट के बाद किस तरह से लोगों ने इसको देखा और तमाम तरह के लोग बजट को लेकर खुश है। उनका कहना है कि बजट जो है कहीं न कहीं प्रोग्रेसिव बजट है, विकास करने वाला बजट है, गांव, किसान और एमएसएमई सेक्टर को समर्पित बजट हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बताया। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं, प्रियव्रत शर्मा जी बीजेपी से हैं। प्रियव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रियव्रत जी से जानना चाहूँगा, उससे पहले अजय जी जानना चाहूँगा कि अजय जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बजट जो पूरी तरह से गांव, किसान और एमएसएमई सेक्टर उसको समर्पित है और आने वाले समय में युवाओं को रोजगार इन्हीं से निकल कर आएगा। और किसानों की जो संभावनाएं हैं, उनकी शंकाएं हैं, वो भी निर्मूल है। एमएसएमई जो एमएसपी था उसको निरस्त नहीं किया गया है, उसके लिए साफ तौर पर कहा गया कि किसानों की एमएसपी जारी रहेगी, यानी उनको न्यूनतम मूल्य पर जो फसलों की खरीद होती थी वो जारी रहेगी। उसको लेकर जो शंकाएं थी वो निर्मूल है। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी ने और थोड़ी देर पहले निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसको लेकर जो शंकाएं हैं वो दूर हुई, या आपको लगता है अभी भी कि कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बजट लोक लुभावन नहीं है? लोक लुभावन की कहाँ बात आ गई साहब इस बजट में? न तो इसमें एग्रीकल्चर को कोई फायदा होता दिख रहा है, न मध्यम वर्गीय को होता हुआ दिख रहा है, न व्यापारी वर्ग को होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ये देखिए कि मतलब इस बजट में 4 रुपए डीजल पे सेंस लगने की बात कही जा रही है। कहाँ कृषि को ये बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं? कहाँ पिछले 2.5 महीने से किसान बॉर्डर पे पड़ा है, दिल्ली बॉर्डर पे पड़ा है, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। सरकार लगातार एक नाटक सा कर रही है कि वार्ता का दौर जारी है, वार्ता करने को हम तैयार है। लोकतंत्र में जनता माई बाप है, जनता की बात सुननी पड़ेगी, जनता की बात माननी पड़ेगी। आज जो किसान कह रहा है, जो किसान का दर्द कह रहा है, किसान के दर्द को छेड़ने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि किसान सरकार विरोधी है, किसान सरकार के साथ है, लेकिन सरकार किसान की रोजी रोटी शंकाएं थी उसको दूर करने का प्रयास किया। उसका एमएसपी बंद नहीं होगा, सीधा सीधा सरकार ने कह दिया। लिखित में क्यों नहीं जवाब देते आप? ये बजट में घोषणा कर रहे, आप लिखित में क्यों नहीं? बजट देखिए, आप भाषण में क्या कह रहे हो और लिखित में क्या दे रहे हो? लड़ाई उस बात की है, एमएसपी क्यों नहीं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप
लिखित में जवाब देते हो। आपको क्या लगता है ओवरऑल बजट को किस तरह देखते हैं क्या, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि एमएसएमई सेक्टर जो है उससे लोगों को रोजगार तो मिलेगा, किसानों की एमएसपी की बात तो कही गई है, लेकिन किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। अभी जो 2022 तक का लक्ष्य रखा गया था वो कहीं दूर नजर आ रही है, दूर की कौड़ी है, किसानों के लिए दिव्य स्वप्न के समान है। देखिए सर, ये जो बजट है ये पूरी तरह से विकासोन्मुखी बजट है, रोजगारोन्मुखी बजट है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो बल दिया गया है, भारत में किसी भी कंट्री के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है और सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करे जिससे कि अवसर प्रदान हो। तो आज की डेट में युवाओं के विश्व के आधे बच्चे भारत में है, तो भारत की जनसंख्या के अंदर युवा जनसंख्या अपने पास सारी है, तो उसको मोबिलाइज करना, उनको इस तरीके से प्रोत्साहित करना कि वो आज नौकरी की बात करते हैं, नौकरी देने वाले युवा कैसे पैदा हो, इस बजट में उसको ध्यान में रखा गया। आज कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। देखा जाए तो आज इसके अंदर जो बजट के अंदर जो एक्सपेंडिचर का फिस्कल डेफिसिट को ध्यान में नहीं रखा गया। 5.2% का जो टारगेट था उसको भी नजरअंदाज करके 6.8% के फिस्कल डेफिसिट पे गवर्नमेंट गई है। केवल इसके अंदर यही है कि खर्चा बढ़ाया जाए, क्योंकि खर्चा होगा तो एक तरफ खर्चा होगा तो वो दूसरी तरफ किसी ना किसी की इनकम होगी। तो गवर्नमेंट की साफ मंशा है कि इस बजट से एक्सपेंडिचर करके युवाओं को रोजगार दिया जाए। और एमएसएमई सेक्टर की जहां तक बात है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के अंदर एमएसएमई का 60% से ज्यादा का योगदान है, हम सभी जानते हैं, और सरकार उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कोरोना काल के अंदर भी 2 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने दिया और हम सब जानते हैं कि उसका बेनिफिट एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज्यादा मिला और रोजगार बच गए। अदरवाइज इस परिस्थिति में, इस वैश्विक महामारी की परिस्थिति में जिस तरह मोदी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को संभाला और आम नागरिक ने सपोर्ट किया, वो कहीं काबिले तारीफ है। आज प्रिया जी, मेरा एक सवाल आपसे कि एनपीए के लिए जो बैंक एनपीए करेंगे 20,000 करोड़ का बजट रखा गया, शंका इस बात की है कि 20,000 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है, बैंकों के घाटे तो बहुत ज्यादा होते हैं। नहीं सर, तो फिर लगता है बहुत ज्यादा नाकाफी नहीं है ये। सर एनपीए के लिए मैं बोलूं कि एनपीए के लिए बस 2018 से लेकर 2020 तक 2,65,000 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन के लिए आरबीआई ने बैंकों को दिया। पिछले वर्ष 20,000 करोड़ रुपया दिया और इस बार 22,000 करोड़ रुपए का फिर प्रोविजन किया गया है। तो आज की डेट में कैपिटल का कोई इशू बैंकों के पास है नहीं। दूसरा, अभी जो बैड बैंक की बात की गई है, डीएफआई की बात की गई है, डायरेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, तो वो एक सकारात्मक कदम है बैंक के लिए कि सारे बैड डेट्स जितने भी एनपीए है उनको एक तरफ करके बैंकों को पूरे रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और उसको आगे दिशा में बढ़ाया जाए। क्योंकि जो हो चुका है, जो कांग्रेस के शासनकाल में एनपीए हुए हैं सबसे ज्यादा, उनको अब बार बार में ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। उनको कैसे निपटाया जाए, एनसीएलटी के माध्यम से कैसे दावों को जल्दी निपटाया जाए, उसके ऊपर सरकार का फोकस है और नया भारत की तस्वीर को खींचने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। और उसके लिए ही तो आपको लगता है ठीक है अमाउंट जो 20,000 अमाउंट 20,000 करोड़ रुपए इसलिए ठीक है कि ऑलरेडी सरकार ने 2,65,000 करोड़ रुपया रिकैपिटलाइजेशन के लिए वर्ष 2018 आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका कुछ? मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक और तो आप कर रहे हो, पेंडेमिक का दौर रहा, व्यापार घाटे में रहे, नुकसान में रहे, और आप एनपीए का अमाउंट 20,000 करोड़ ही रख रहे हो, जबकि कम से कम ये 1 लाख करोड़ कम से कम होना चाहिए। कम मतलब सरकार हर चीज की खाना पूर्ति ज्यादा कर रही है। बजट में आप देखोगे तो हर चीज में इन्होंने कोशिश ये की है कि आम जनता के पास 1 रुपया तो ना कैसे बच जाए। पहले शुरू में नोटबंदी से इन्होंने मध्यम वर्गीय के घर से पैसे निकाल लिए, पेंडेमिक आर्थिक मंदी के नाम से इन्होंने रिजर्व बैंक से सारे पैसे निकाल लिए, आज डीजल और पेट्रोल के माध्यम से आम मध्यम वर्गीय परिवार की जेब से रोज पैसे निकाले जा रहे हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार को यह उम्मीद थी कि बजट आएगा, बजट में कुछ हमें रिलीफ मिलेगी, टैक्स में रिलीफ मिलेगी, टैक्स स्लैब में रिलीफ मिलेगी, वो कहीं भी दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। आप ये देखो, जब व्यापार ही नहीं होगा तो लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? आप पेट्रोल डीजल महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हो, आप जनता को रोड पे आने के लिए मजबूर कर रहे हो, लेकिन जनता भी देख रही है कि सरकार कह क्या रही है, कर क्या रही है, जनता के समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आने वाला समय इनकी जो हट धर्मिता है, उस हट धर्मिता के खिलाफ। बिल्कुल अजीत जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए, शीतल शर्मा जी हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। शीतल जी, आपका स्वागत है A1 टीवी के इस कार्यक्रम में। शीतल जी, जानना चाहेंगे, जिस तरह से कृषि कानूनों को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है और उस बीच ही सरकार ने बजट में घोषणा कर दी कि एमएसपी बंद नहीं होगी, क्या लगता है आपको इस बजट को किस तरह देखते हैं? किसानों को बढ़ावा देने वाला है, कृषि को बढ़ावा देने वाला है बजट, या फिर लगता है किसानों को कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है? किस तरह से देखते हैं आप शीतल जी? मेरे पास आवाज नहीं आ रही अभी। हाँ शीतल जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। माफ कीजिएगा, टेक्निकल कारण से शीतल जी की आवाज, शीतल जी को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
तो मैं प्रियव्रत जी से जानना चाहूंगा। प्रियव्रत जी, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि कहीं टैक्स स्लैब में छेड़छाड़ नहीं की गई है, जानबूझकर जो है इस तरह का किया गया है ताकि जो है सरकार और युवा उसमें, क्योंकि टैक्स पेयर कोई विरोध भी नहीं करेगा न समर्थन करेगा और बिल्कुल उसको नॉर्म। सर, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि टैक्स रिजीम, नया टैक्स रिजीम जो है उसके अंदर टैक्स स्लैब को 5 लाख रुपए तक की आय को वैसे ही कर मुक्त कर दिया गया है। अब इंडिविजुअल टैक्स के अंदर बहुत बड़ा स्कोप बचा ही नहीं है। रही बात वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, तो वो धीरे धीरे अब 5 लाख रुपए तक तो वैसे भी टैक्स नहीं है। सीनियर सिटीजनशिप के लिए टैक्स 75 साल की उम्र वालों को वैसे एग्जाम कर दिया है, एग्जाम कर दिया। तो अब उनके लिए बड़ा फायदा है। एक फैमिली के अंदर 4 व्यक्ति यदि कमाने वाले हैं तो 20 लाख रुपए तक की आय पे उस परिवार को कोई टैक्स देना ही नहीं है। इससे ज्यादा बेटरमेंट और सरकार क्या कर सकती है टैक्स रेजिम के अंदर। रही बात किसानों की, तो किसानों के लिए जय जवान जय किसान के नारे पर हमारी बीजेपी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मोदी किसान हितों के ही बात सोचते हैं हमेशा। मोदी जी ने कभी किसान विरोधी बातें सोची नहीं है। आज पिछले साल टैक्स स्लैब में छेड़छाड़ नहीं करना, टैक्स कैप में कोई स्कोप बचा नहीं था सर। एक्चुअली टैक्स कैप में मैंने लोगों को लग रहा था कोरोना काल में बड़े परेशान हुए तो उनको कहीं कोरोना काल में तो सर इनकम ही, एक तरफ तो कह रहे हैं अपन की इनकम ही कम हुई है, तो दूसरी तरफ इनकम बढ़ी नहीं, तो टैक्स का सवाल ही कहाँ आता है। दूसरी बात यह है कि किसानों की बात अपन करें तो 62,000 करोड़ रुपए गेहूं के लिए पिछले साल कर रखा था, इस बार 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। धान की खरीद के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एमएसपी पे सरकार पूरी कहीं से भी पीछे नहीं है। एपीएमसी के लिए एग्री फंड बनाने की योजना की गई है। आपको लगता है जो सरकार ने घोषणा की है उससे किसानों का भरोसा जागेगा? सर निश्चित तौर पे जागेगा, निश्चित तौर पे जागेगा। किसान विरोधी सरकार हमारी बिल्कुल भी नहीं है, किसानों के हित की बात करती है। अब ठीक है, कुछ इसमें राजनीतिकरण हो गया इस आंदोलन के अंदर, वो एक अलग बात है। बाकी मोदी सरकार ने 6,000 रुपए जो पर किसानों को दिया है उससे भी बहुत बड़ा फायदा किसानों को मिला है। किसानों का बड़ा वर्ग बीजेपी के साथ है, जिसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि किसान जानता है नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। किसानों के नए बच्चे जो आ रहे हैं वो नई टेक्नोलॉजी अपना करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। और एग्रीकल्चर खेत के साथ में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि किसान के खेत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को कैसे लगाया जाए जिससे कि उनको वैल्यू एडिशन मिले। बिल्कुल सही कहा। देखो कहीं न कहीं लगता है किसानों में जो, क्योंकि आज जो घोषणा की है, आंदोलन चल रहा है वो अलग विषय है, लेकिन एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा शक था किसानों को। तो अजय जी, मुझे लगता है कहीं न कहीं उनका जो शक है दूर होगा, क्योंकि अब लगेगा जब बजट में घोषणा हो चुकी है, इससे बड़ा तो कोई लिखित में आश्वासन हो नहीं सकता। लेकिन क्या है कि एक तो आप ये चीज आप बजट में घोषित कर रहे हो, तो किसान जब वार्ता कर रहा है आपसे, तो उस वार्ता के दौरान भी किसान को आप विश्वास में लिया जा सकता था। इतना बड़ा आंदोलन, इतना किसानों को परेशान करने की भी कहीं आवश्यकता नहीं थी कि चलो ठीक है कि कोई बात है कि सरकार ने अपनी हट धर्मात्मकता मान ली, लेकिन सरकार ये तो देखे कि जो आंदोलन कर रहा है उसका भी मान सम्मान तो जरूरी है। आप जनता ने आपको वोट दिया है, जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है, तो जनता के से आप इस तरह का व्यवहार आप नहीं कर सकते हो। सरकार को चाहिए कि जनता का सुख दुख का साथी बने, सरकार के साथ रहे, लेकिन ये बजट तो वास्तव में न युवाओं के पक्ष में है, न मध्यम वर्गीय के पक्ष में है, न व्यापारियों के पक्ष में है। आज आप देखिए कि 190 रुपए सिलेंडर, कॉमर्शियल सिलेंडर में आज ही बढ़ाए इन्होंने। बजट का तोहफा सरकार ने एक और दिया है। आपको लगता है एफडीआई जो होगी एलआईसी पे, कहीं न कहीं उससे जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसका बिकने का डर जो आप लोगों को सता रहा है, पूरे बहुत सारे एक वर्ग है उनको लग रहा है कि नहीं, हमारी राष्ट्रीय संपत्तियां बेचने का एक रास्ता निकाला। प्रियव्रत जी, ऐसा लोगों की शंका है? किसी भी देश के लिए उन्मुक्त व्यापार व्यवस्था बहुत जरूरी है। आज विश्व पूरा एक है व्यापार करने के लिए। हम उन्मुक्त व्यापार व्यवस्था नहीं रखेंगे तो कंपटीशन नहीं होगा। आज एसबीआई लाइफ देखा जाए, एलआईसी की आप बात करते हैं, एलआईसी के पास बहुत बड़ा फंड है, पुराना फंड है, लेकिन आज ऑपरेशनल बात करें तो एसबीआई लाइफ एलआईसी से काफी आगे निकल चुकी है। रीजन क्या है कि उन्होंने अभी एंट्री किया और अभी अपडेट किया अपने आप को। तो यदि कोई वैल्यूएशन अपने को मिलता है और वैल्यू अनलॉक होती है किसी भी बिजनेस की, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। आज कंपनियां लिस्टिंग क्यों करवाती है? कंपनियां लिस्टिंग इसलिए करवाती है कि उसको वैल्यू अनलॉक मिलता है, अपने बिजनेस का वैल्यूएशन मिलता है। तो सरकार के पास यदि कोई उपक्रम है और वैल्यूएबल है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा ला करके उसको डेवलपमेंट के काम में लगा रही है ना सरकार। तो कैपिटल रिसीट आएगा कहां से? एक तरफ तो अपन बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट को 5% रखो, ग्रॉस बोरोविंग्स को आप 8 लाख करोड़ से ऊपर नहीं रखो, तो दूसरी तरफ इनकम का साधन क्या है? अभी जीएसटी, डायरेक्ट टैक्स, इसके अलावा जो भी डिफरेंस को पाटना है, तो उसका एक तरीका है डिसइन्वेस्टमेंट, और बहुत पुराना तरीका है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और सरकारी उपक्रम यदि कोई लाभदायक है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू वैल्यूएशन अनलॉक कर रही है सरकार और उस वैल्यूएशन को इनकैश कर रही है, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई बुराई है। ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का युग है और इसमें वही व्यक्ति टिकेगा कि जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लायक हो, जो उस कंपटीशन में फाइट करेगा। बिल्कुल फाइट करेगा। अजय जी, बिल्कुल सीधा कह दिया कि जो टिकेगा वही इस मार्केट में जो फाइट कर पाएगा। लेकिन आप ये भी मानिए कि आज तक सरकार, कोई भी परिवार हो चाहे कोई देश हो, वही देश
व्यक्ति संपन्नता के साथ अपनी एसेट्स भी बढ़ाता है, अपने व्यापार भी खड़ा करता है, और सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि सभी व्यापारों को बैलेंस भी रखे। तो वो इन कंपनियों के माध्यम से और कंपनियों को बैलेंस करती है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बेच के पैसे इकट्ठे करके उनको फूंक देने का नहीं है। सरकार का दायित्व है कि सरकार नई कंपनियां इकट्ठी करे, उनको वैल्यूएबल बनाए और जो है उनमें सुधार करे। ये तो इसका एक उपाय ये थोड़ी ना कि उनको उठा के बेच दे। शेयर बाजार में बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है क्या? सर शेयर बाजार, और आप लोग कह रहे हैं कि बजट बहुत अच्छा नहीं है, बजट में जो है सर ये आप ये जो बाजार विशेषज्ञ हैं, सीए हैं, प्रोफेशन से जुड़े हुए जो लोग हैं, कि पूरा देश, मोदी जी खुद ये कहते हैं साहब कोरोना का काल है, पेंडेमिक समय है, आपातकाल का समय है, फिर शेयर बाजार कैसे भागे जा रहा है, ये उनके भी समय बहुत बड़ी ये घपला होगा एक दिन। प्रियव्रत जी जवाब देंगे। बिल्कुल सर, इसके लिए मैं जवाब देना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली जीएसटी के आंकड़े आए हैं, अपन ने देखा 1,20,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वो कोई हवा में तो हुआ नहीं, वो फैक्ट है। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ आ रही है। पहली तिमाही के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था 23% माइनस में थी, दूसरी तिमाही में हम 7% माइनस में थे, और अब ओवरऑल हम 7% माइनस की बात कर रहे हैं। और अगले साल हमारा 11% का डबल डिजिट का लक्ष्य माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है। तो ये इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है, मैं भी आर्थिक जगत से जुड़ा हुआ हूँ, 27 ईयर्स मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट किए हुए हो गया, मेरे भी क्लाइंट्स की मैं रेवेन्यूज देख रहा हूँ। तो एक बड़ा जबरदस्त वी शेप रिकवरी अर्थव्यवस्था में देखने को मिल रही है। तो व्यापार कहीं चौपट नहीं हुआ। देखिए, दो चीजें होती है, एक तो होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, एक होती है बियॉन्ड कंट्रोल। तो बियॉन्ड कंट्रोल यदि कोई आता है, तो पेंडेमिक जो था, वैश्विक महामारी कोरोना थी, वो बियॉन्ड कंट्रोल चीज थी, उस पर कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं था। तो उस समय में जो अर्थव्यवस्था डूबी, वो पूरे विश्व की डूबी, इसमें हमारा कोई, लेकिन इसीलिए तो लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे कि इस बजट में कुछ राहत मिलेगी। सर, उसको राहत मिली ना। कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है सरकार? आज 6.8% का एक बड़ा रिस्क लिया है फिस्कल डेफिसिट का सरकार ने। तो वो इसीलिए लिया है कि एक्सपेंडिचर होगा तो बाजार में पैसा आएगा, बाजार में पैसा आएगा तो नए अवसर पैदा होंगे। ये बजट आपदा में अवसर बनाने वाला बजट है। निश्चित तौर पे आपदा में अवसर को बहुत बड़ी बात है, आपदा में अवसर बनाने वाला बजट है। अजय जी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। हेल्थ सेक्टर में बहुत, मैं मानता हूं बहुत बड़ा अच्छा बजट है और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल। आप ये देखिए कि हेल्थ सेक्टर, एक सेक्टर को इन्होंने पकड़ा है। आप कृषि सेक्टर में नहीं गए, आप शिक्षा क्षेत्र में पैसे आप नहीं खर्च कर रहे हो। एक सेक्टर को बढ़ाने से क्या हो जाएगा? जब तक आम आदमी की लिविंग कैपेसिटी नहीं सुधरेगी, आम आदमी को ठीक शिक्षा नहीं मिलेगी, तो वो कैसे हेल्थ की ओर अपनी बात को सोच सकता है? बिल्कुल अजय जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नए मेहमान शीतल शर्मा जी, कृषि विशेषज्ञ हैं। शीतल जी, आपका A1 टीवी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शीतल जी, क्या आपको लगता है जो थोड़ी देर पहले बजट पेश हुआ है, उससे देश के किसानों की जो है उनके लिए फ़ायदेमंद है? कृषि के क्षेत्र में जो कृषि कानूनों को लेकर विरोध चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था, उसके बीच में सरकार की ओर से बजट में MSP को लेकर साफ कर दिया गया है कि MSP बंद नहीं होगी। तो आपको लगता है कहीं न कहीं किसानों को बढ़ावा देने वाला, कृषि को बढ़ावा देने वाला बजट है, या फिर आप अपनी नज़र में इस बजट को किस तरह से देखते हैं? शीतल जी। प्रतिकूल परिस्थितियां अभी चल रही थी और उन प्रतिकूल परिस्थितियों में कृषि ने जीडीपी में जो अपना विशेष योगदान दिया, मैं समझता हूं उसके लिए सरकार की ओर से एक अच्छा बजट पेश किया गया है। और जैसा आपने खुद ने कहा, एक बात भारत सरकार द्वारा स्पष्ट कर दी गई है कि MSP समाप्त होने वाली नहीं है। दूसरी, अगर हम इनको पिछले वर्षों के मुकाबले तुलना करें तो MSP में और किसान जो लाभ उठा रहे हैं, उनकी राशि में और संख्या में, दोनों में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। यहाँ तक कि दलहन का जो किसान MSP ले रहे हैं, उनकी संख्या में तो कई गुना बढ़ोतरी हुई है। अब आप किसी की बात कर लें, गेहूं की बात कर लें, चावल की बात कर लें, इसके अलावा आप जो उन अन्य किस्में हैं, दलहने हैं, या इसके अलावा कॉटन है, जो मुख्य फसलें जिन पे MSP दी जाती है, उन पे अगर सबकी आप बात करें तो मैं समझता हूँ किसानों को पिछले वर्षों में अगर उससे पहले जाएं तो उसके मुकाबले ज्यादा फायदा हुआ है। दूसरा, कई बार किसान ये कहते हैं कि साहब भारत सरकार इस पे कमिटमेंट क्यों नहीं करे जी। मैं उन किसान भाइयों से बात करना चाहूंगा आपके माध्यम से जी कि नीरज जी, लोकसभा के अंदर पेश किया गया बजट किसी भी डॉक्यूमेंट से ज्यादा महत्व रखता है। जी बिल्कुल सही कहा। भारत सरकार किसी भी तरह से कहीं भी लिख कर देते, उससे ज्यादा महत्व रखता है कि अगर हम किसी जो भारत की संसद में जो रखा गया डॉक्यूमेंट है, उससे इस बात का उल्लेख कर दें
कि एमएसपी समाप्त होने वाली नहीं है। तो इस बजट ने इस बात पर भी विराम लगाने में एक बड़ी सफलता। शीतल जी, क्या लगता है जो किसानों की आय दुगनी करने की बात कही जा रही थी 2022 तक, तो वो इस बजट के माध्यम से कहीं पूरी होती नजर आ रही है आपको? जी देखो, बजट में जो राशि में आशातीत बढ़ोतरी की गई है 89,000 करोड़ से लेके और 1.18,000 तक गए हैं ये, तो इससे राशि बढ़ेगी। दूसरी जो योजना इन्होंने सामने रखी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, किसानों के भंडारण की जो व्यवस्था की गई है, किसानों के लिए एमएसपी की आय बढ़ाने की जो व्यवस्था की गई है, इन सब बातों को, जैसे परसों खोपरा की एमएसपी घोषित की गई थी, उसमें 35 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ऐसी बढ़ोतरियां पहले को देखने को नहीं मिलती थी। एक बात जो इस डॉक्यूमेंट में सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि उत्पादन लागत का 1.5 गुना हम एमएसपी के बतौर पर देंगे। ये भी एक कमिटमेंट भारत सरकार का है, और मैं समझता हूं इतने स्पष्ट रूप से कोई भी सरकार पहले बार निकल के सामने आई है कि ये हम आपको 1.5 गुना उसका उत्पादन का देंगे ही। हालांकि जो अपेक्षाएं हैं वो किसानों की ज्यादा हो सकती हैं, अपेक्षाओं से कतई इनकार नहीं किया जा शीतल जी, लेकिन नीरज जी, मेरा ये मानना है कि अभी हम पेंडेमिक से निकले हैं, कोरोना का समय था, हम लोग जो लोग पीड़ित हुए हैं, जो पीड़ित नहीं भी हैं, वैक्सीन लगा रहे हैं, तो इसको आप वैक्सीन बजट मान सकते हैं। और जब आपने कहीं न कहीं वैक्सीन बजट है, तो शीतल जी, सबसे बड़ी बात है कि देश में किसानों का आंदोलन चल रहा है बहुत बड़ा कृषि कानूनों को लेकर। आपको लगता है उनकी सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन एमएसपी को लेकर था कि एमएसपी को लेकर हमको सरकार जो है लिखित में दे, और अब जब सरकार ने लिखित में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट संसद में पेश कर दिया है, बजट में रख दिया है, तो लगता है जो कृषि आंदोलन को लेकर, कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, किसानों को समझ में आएगा इस बजट के बाद में कि ये जो सरकार कह रही है वो ठीक है। नीरज जी, बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए, लेकिन एक कहावत है कि अगर जो कोई व्यक्ति सोया हो उसको जगाया जा सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति जानकर सो रहा हो उसको जगाना मुश्किल होता है। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लोकतंत्र ने ही हमारे किसानों को यह अधिकार दिया कि वो आंदोलन करें, लेकिन लोकतंत्र ये अधिकार कभी नहीं देता कि हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आप पहले बजट को रिपील कीजिए। बिना किसी कारण के रिपील कोई भी जो है एक्ट नहीं किया जा सकता। अगर किसान कारण बताएं तो एक बात है। अब किसानों की दूसरी बात एमएसपी वाली थी, वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई, जैसा कि आपने स्वयं ने कहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं किसानों को ये समझना होगा कि वास्तव में हमारी मांग क्या है और हम क्या मांग लेके भारत सरकार के पास जा रहे हैं, क्या वो मांग मानने लायक है। नीरज जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि संसद में मैं शीतल जी, मैं पहले आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़ गए हैं। सीधे बीजेपी मुख्यालय चलते हैं, बजट पर वो क्या कह रहे हैं सीधे बात करते हैं सतीश जी से। तौर पर दिखाई देती है। स्वास्थ्य, कृषि, मजदूर, सीनियर सिटीजन और भारत का बुनियादी विकास, ये सब इसमें समाहित हैं। व्यापक तरीके से देखें तो उन तमाम बुनियादी क्षेत्रों को छुआ है। बस की व्यवस्थाओं से लेकर रेल का नेटवर्क, देश में सड़कें और ज्यादा सुदृढ़ कैसे बने, हाईवेज कैसे डेवलप हो, और शिपिंग तक को भी इसमें शामिल किया है। इन सब के साथ साथ ये भी ध्यान रखा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लगभग 1.5 लाख नए रोजगार के सृजन की संभावना साफ तौर पर दिखती है। एमएसएमई सेक्टर को जहां 15,700 करोड़ रुपए की जो सहूलियत दी है, जो लगभग दुगनी है, इससे पहले 7,000 कुछ करोड़ थी। एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जो 11 करोड़ लोगों को सीधे सीधे रोजगार देता है। खेती भारत की अर्थव्यवस्था का प्राण है, और इससे पूरे कोरोना के कालखंड में केवल अकेला सेक्टर था जहां 3 पॉइंट कुछ वृद्धि दर जिस सेक्टर में दर्ज हुई वो खेती था। इसलिए एमएसपी को 1.5 गुना किया जाना, ये उसी संकल्प का हिस्सा है। कुछ विशेष प्रावधान है जिनका मैं जिक्र आपके समक्ष करूंगा। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो बजट है देश के लिए प्रोएक्टिव बजट है, जिसकी इस समय निहायत जरूरत थी। कोरोना के कालखंड में जो 13% जीडीपी का हिस्सा, ऐसा
दुनिया में कम होता है कि किसी भी सरकार के बजट का इतना बड़ा हिस्सा उसके लोगों के कल्याण के लिए, उनको सहूलियत के लिए दिया जाए। ये भी हमने देखा है कि सरकार की एक बहुत दूरदृष्टि और बहुत शालीन तरीके से वैक्सीन की तैयारी की और 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत ने जिसकी तैयारी की और वैक्सीनेशन का काम शुरू किया, अनेक देशों की आबादी के बराबर तो प्रथम चरण में संकल्प किया है वैक्सीनेशन का, और इसी वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान ये सरकार की कोरोना से लड़ने की जंग की और नागरिकों को सहूलियत देने की प्रतिबद्धता दिखाता है। हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना के दौरान जिन बातों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो भारत का स्वास्थ्य सेक्टर है। दूसरे देशों के मुकाबले इसकी तुलना होती थी, लेकिन अब इस बजट को 94,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.38 करोड़ रुपए का ऐलान ये स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 64,180 करोड़ की हेल्थ स्कीम का ऐलान ये उसी का हिस्सा है। इसी तरीके से भारत स्वच्छ रहे, और हम सब लोगों ने देखा कि स्वच्छ भारत अभियान जिसमें खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों को फोकस किया गया था, उसका एक अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम देखने को मिला। और अब अर्बन स्वच्छ भारत मिशन शहरों में इसी तरीके का, इसी तर्ज पर एक व्यापक अभियान चले, और इसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपए जो आगामी 5 सालों में खर्च होंगे और शहरों की अर्बन स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत होगी। मैं जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात कर रहा था, उसमें देश में इस समय सड़क निर्माण में भारतमाला प्रोजेक्ट ये एक ऐसा अभिनव प्रोजेक्ट है जो पूरे देश को जोड़ता भी और एक सहूलियत पैदा करता है। 13,000 से अधिक किलोमीटर की सड़कें इसमें अवार्ड की गई हैं, और मार्च 2022 तक 85,8,500 किलोमीटर सड़कें ये अवार्ड होंगी। 3,800 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण हुआ है। रेलवे में 1.1 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि रेल भारत की लाइफलाइन है। रेलवे में इस तरीके का प्रावधान भारत की रेल तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कदम है। एपीएमसी को इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के दायरे में लाना, ये सरकार की मंडियों को मजबूत करने का कदम है ही, लेकिन ई नाम से 1,000 और मंडियों को जोड़ा जाना, ये डिजिटल तरीके से खेती के उन व्यापारिक तौर पर उसको एक मान्यता देना और उस दिशा में आगे बढ़ना, ये उसी की प्रतिबद्धता का एक परिणाम है। वन नेशन वन राशन कार्ड खासतौर पर श्रमिकों के लिए, जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलियत प्रदान करता है। भारत के नागरिकों के लिए तो खैर है ही, लेकिन खासतौर पर श्रमिकों के लिए, और इसी तरीके से श्रमिकों को ईएसआई के दायरे में लाना, इनके लिए एक पोर्टल तैयार करना, खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनके लिए, उनके स्किल के लिए, उनके बीमा के लिए, उनकी स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए इस पोर्टल का एक विशेष महत्व है कि देश के मजदूरों को, श्रमिकों को एक ऐसा डाटाबेस तैयार होगा जो उनके लिए रोजगार के अलावा उनके अधिकारों की भी रक्षा ये पोर्टल करेगा। एमएसएमई का मैंने जिक्र किया, 15,700 करोड़। देश में खेती के बाद एक दूसरा बड़ा सेक्टर है जिसमें 45 लाख ऐसी यूनिट्स हैं जो 11 करोड़ लोगों को सीधे सीधे रोजगार देती हैं। हालांकि इस कोरोना के कालखंड में एमएसएमई पर उसका प्रभाव हुआ और लगभग 9% रोजगार एमएसएमई में कम हुए, पर एमएसएमई खेती के बाद एक दूसरा बड़ा सेक्टर है जो रोजगार सृजन की दृष्टि से भारत के नौजवानों को अवसर देता है, और इसलिए इस राशि का दुगुना होना ये अपने आप में सरकार की रोजगार सृजन की दृष्टि में एक नया आयाम पैदा करता है।
100 नए सैनिक स्कूल एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं सरकार की इस बजट में, इस घोषणा को, कि भारत के विद्यार्थियों को, क्योंकि सैनिक स्कूल्स की डिमांड हम अक्सर देखते हैं कि बहुत हिस्सों से आती है, और उसमें 100 का आंकड़ा देश भर में, ये बच्चों को सैनिक स्कूल की शिक्षा के अलावा एक अनेक क्षेत्रों को अनेक अवसर उपलब्ध करवाएगा। लेकिन जिस फैसले पर सबकी नजर थी, और हम लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा की बहस के दौरान देश में कई तरीके की चीजों की चर्चा होती है, तो जो हिस्सा अभी तक वंचित था, लद्दाख के लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित होना, ये आजाद भारत का एक ऐसा क्रांतिकारी फैसला है जिसकी डिमांड लेह की जनता, लद्दाख की जनता हमेशा करती थी कि हम भारत की सरकार के द्वारा घोषित योजनाओं से वंचित होते हैं। तो एक बड़ा फैसला मानता हूं कि जिससे उनको देश से जुड़ने का अवसर भी मिलेगा और वहां के विद्यार्थियों को एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उनको मिलेंगे। इसी तरीके से 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो खासतौर पर आदिवासी इलाकों में बनेंगे, ट्राइबल एरिया के विद्यार्थियों के लिए 750 इस तरीके के स्कूल जो भारत की सरकार ने घोषणा की है, मैं मानता हूं कि ऐसे वंचित आदिवासी तबके के विद्यार्थियों को एक सुअवसर प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक इस तरीके की छात्रवृत्ति के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान, ये उन अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को संबल और ताकत देने का काम करेगा। एक 35 साल से 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, उनको आईटीआर की फाइलिंग से छूट मिली है। ये सीनियर सिटीजन्स का मेरा ये मानना है कि इससे उनको एक सम्मान भारत की सरकार ने दिया है। इनकम टैक्स की स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं आया। ये माना जा रहा था कि इस वजह से कोई हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, लेकिन सरकार ने इस कोरोना के कालखंड में आर्थिक गतिविधियों के चलते और बाकी मजबूरियों के चलते इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक जो बड़ा काम इस बजट में मुझे दिखता है कि जल जीवन मिशन, जिसमें 2.87 लाख करोड़, इसका प्रावधान ये युगानुकूल ही है, आज की आवश्यकता के अनुरूप ही है। बहुत सारी मैं मानता हूं कि ये पूरा यदि मैं पढ़ूंगा तो लंबा हो जाएगा, पर खासतौर पर विशेष जो प्रावधान थे उसका जिक्र मैंने किया है। मेरे पास जो ड्राफ्ट है वो लगभग 13 पेज का है, लेकिन इस बजट के बारे में इतना ही कह सकता हूं। तो ये थे सतीश पुनिया जी, जिनका कहना था कि जो बजट है स्वास्थ्य, मजदूर, किसान, स्टूडेंट और युवा और बुनियादी क्षेत्र को बढ़ाने वाला है। बस, रेल और सड़क, हाईवे, तमाम जो बातों का ख्याल इस बजट में रखा गया है। हमारे साथ प्रियव्रत शर्मा जी थे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय कच्छावा जी थी, आपके भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि बजट गाँव, गरीब और किसान को समर्पित है। तो भारत के बजट में आज के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।